नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जांगेड़ स्वागत करता हूं आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। अपन कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके लिए अपन ने 2 वीडियो है इससे पहले अपलोड कर दिए, जिनके अंदर कोशिका के इतिहास के बारे में अपन ने जानकारी ली है, कोशिका की संरचना कैसी होती है और कोशिका के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं। और इसके अंदर अपन ने 2 कोशिकांग, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में अपन ने विस्तृत रूप से उसका अध्ययन कर लिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस जो पहले वाले 2 वीडियो वो आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी आप ध्यान से पढ़ लेना इससे इस वीडियो को देखने से पहले, तो आपको पता चल जाएगा। अब अपन कोशिका के तीसरे कोशिकांग की बात करते हैं, जिसका नाम है केंद्रक। अब केंद्रक की बात करें तो सबसे पहले बारी आती है केंद्रक की खोज किसने की। तो खोज करने वाले व्यक्ति कौन है केंद्रक के? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सबसे पहले केंद्रक को आर्किड की कोशिकाओं के अंदर देखा 1831 के अंदर। आर्किड नामक जो छोटा पादप है उसकी कोशिकाओं में देखने वाले व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। फिर बारी आती है कि वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है हैमरलिंग। जो हैमरलिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि एसिटाबुलेरिया नामक एक शैवाल होता है, उस शैवाल के अंदर इन्होंने क्या देखा कि केंद्रक है वो पूरी कोशिका को कंट्रोल कर रहा है। तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया और उसमें क्या कहा, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ये बताने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये बताने वाले व्यक्ति कौन है? आपके हैमरलिंग है। फिर बारी आती है कि स्ट्रोसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने भी एक कथन दिया अपना। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने एक बात बताई कि जो नया केंद्रक बनता है वो पुराने केंद्रक से ही बनेगा, यानी नए केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। वैसे ही जिस प्रकार आपने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, जिसके अंदर रुडोल्फ विर्चो ने एक बात कही थी, ओमनी सेलुला इज सेलुला, यानी नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, नवनिर्मित कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से ही निर्मित होती है। उसी प्रकार जो केंद्रक बनता है वो पुराने से ही बनेगा, यानी केंद्रक के विभाजन की जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन है? स्ट्रोसबर्गर है, इन्होंने बताई थी। फिर बारी आती है, क्या सभी कोशिकाओं में एक जैसा केंद्रक होता है? नहीं, केंद्रक 2 प्रकार का होता है। एक तो कोशिका आपकी विकसित प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। उस कोशिका में केंद्रक है वो विकसित प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें विकसित प्रकार के उसके कोशिकांग होंगे। उसी कोशिका के अंदर केंद्रक का आवरण वगैरह है, केंद्रिका वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका को कंट्रोल करने वाली इकाई उसको क्या कहते हैं? केंद्रक। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, जिसको अपन अल्प विकसित कोशिका कहते हैं, उसके अंदर केंद्रक भी कैसा मिलेगा आपको? अल्प विकसित केंद्रक। और उस केंद्रक को क्या कहा जाता है? आद्य केंद्रक, या इसी को बोलते हैं अपन प्राक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। आद्य केंद्रक या प्राक केंद्रक, और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है भाई? न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक को न्यूक्लियस के रूप में जाना जाता है। अब बारी आती है, क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है? तो अगर बात करें स्तनधारियों की, तो स्तनधारियों की आरबीसी जो होती है, उस कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि पादपों की फ्लोएम जो कोशिकाएं होती है, फ्लोएम की चालनी कोशिकाएं जो होती है, उनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन यूकैरियो अगर बात करें स्तनधारियों की, तो इसमें अपवाद पाया जाता है, ऊंट और लामा, जिसकी आरबीसी के अंदर क्या मिलता है? केंद्रक। जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसके अपवाद पूछ लिया, किस स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता, तो वो कौन होंगे? ऊंट और लामा जो होते हैं। फिर बारी आती है कि केंद्रक होता कितना बड़ा है, इसके आकार की बात आती है, साइज क्या होगी इसकी। तो आकार या आमाप की बात करते हैं तो ये 5 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक आकार का हो सकता है। फिर इसकी आकार की आकृति की बात करें तो आकृति इसकी लंबवत हो सकती है, गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है और अंडाकार हो सकता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी अपनी होती है, उसकी कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अनियमित आकृति का होता है, निश्चित आकृति वाला केंद्रक होता है उसके अंदर। फिर बारी आती है, क्या केंद्रक सभी कोशिकाओं में एक ही होता है? तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो केंद्रक है अलग अलग कोशिकाओं में, इसकी संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है। इसीलिए केंद्रकों की संख्या के आधार पर भी कोशिकाओं को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जिस कोशिका में एक ही केंद्रक होता है उसको बोलते हैं एक केंद्र की कोशिका, या मोनोन्यूक्लिएटेड केंद्र के रूप में जानी जाती है।
या यून्यूक्लिएटेड के रूप में भी इसको अपन बोल सकते हैं। उसमें एक केंद्रक, एक कोशिका के अंदर केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो सामान्य कोशिकाएं जितनी भी है, जंतु की हो चाहे पादप की हो, सामान्य कोशिकाएं उसके अंदर केवल एक ही केंद्रक आपको देखने को मिलता है। ऐसी कोशिकाएं जिसके अंदर केवल दो केंद्रक पाए जाते हैं, प्रति कोशिका में अगर दो केंद्रक होते हैं तो उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बाइन्यूक्लिएट या द्विकेंद्र की कोशिका के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो पैरामीशियम होता है आपका प्रोटोजोआ संघ का सदस्य, उसकी कोशिकाएं हैं वो द्विकेंद्र की प्रकार की होती है। या बेसिडियोमाइसीटीज जो फैमिली है कंकों की, उसके अंदर भी क्या होता है, द्विकेंद्र की कोशिका वाला क्या मिलेगा आपको, केंद्रक मिलता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल के रूप में या बहुकेंद्र की कोशिकाओं के रूप में जानी जाती है। इन कोशिकाओं में केंद्रक बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत संख्या में होते हैं, तो अलग अलग प्रकार से वो संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर जंतुओं की मैं बात करता हूं, यहाँ पे एनिमल्स की बात करता हूं, तो उनके अंदर कोशिकाएं आपस में संलयन होता है, कोशिका आपस में फ्यूजन हो जाएगा, जिससे एक कोशिका के अंदर दो कोशिकाओं के केंद्रक मिलेंगे। जैसे आपकी मांसपेशियों की कोशिकाएं होती है, पेशी कोशिकाएं होती है, उनके अंदर कोशिका संलयन के द्वारा केंद्रकों की संख्या क्या है, 1 से 2, 2 से 4 बढ़ती रहती है। आपकी हृदय कोशिकाएं होती है, उनके अंदर भी पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल होती है, या आपकी पेशी कोशिकाएं जो होती है आपकी, वो भी क्या होती है, पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। आपकी जो कंकाली कोशिकाएं जिसको अपन बोलते हैं वो मिलेंगे। और ये जो अवस्था बनती है, कोशिका संलयन की अवस्था बनती है, इसको बोलते हैं साइनिथियम अवस्था। इस अवस्था को साइनिथियम अवस्था के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं पादपों के अंदर, तो पादपों की अगर बात करते हैं तो कोशिका का जो केंद्रक होता है वो मुक्त विभाजन करना शुरू कर देता। मुक्त केंद्रीय विभाजन है वो उनके अंदर पाया जाता है, और जिस कोशिका में मुक्त केंद्रीय विभाजन मिलेगा उसी की एक विशेष अवस्था का नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कोइनोसाइट अवस्था। उसको क्या कहते हैं, कोइनोसाइट अवस्था कहा जाता है, जिसके अंदर केंद्रक को मुक्त रूप से विभाजन करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं आगे की इसके एग्जाम्पल कौन है, तो नारियल पानी जो होता है, या एल्ब्यूगो जो अपन ने सुना है, एल्ब्यूगो, तो इसके अंदर है, या नारियल पानी है, इसके अंदर है, तो विभिन्न अनेक प्रकार के केंद्रक इनके अंदर पाए जाते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स या बहुकेंद्र की कोशिकाओं के एग्जाम्पल मिलते हैं। ये केंद्र के बारे में बेसिक जानकारी है। अब अपन पढ़ेंगे केंद्र की संरचना, कि केंद्र की संरचना है उसका रासायनिक संगठन क्या है, जिसके अंदर डीएनए आरएनए जो मिलते हैं अपन वो पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, केंद्रक की संरचना की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप केंद्रक का एक डायग्राम देखते हैं तो इस तरीके से आपको एक केंद्रक दिखाई देगा, जो आपका यूकैरियोटिक प्रकार का एक केंद्रक है। ये केंद्रक जो आपकी कोशिका की जो झिल्ली होगी उसके साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ मिलेगा, और ये वाला जो पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतःपर्दवी जालिका सबसे ज्यादा कोइल्ड या वलयित कहां होती है, तो वो सबसे ज्यादा वलयित होती है कि जगह जो केंद्र के साथ जोड़े रखने का काम करती है, उस जगह पर सर्वाधिक मात्रा में आपकी क्या मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये चारों ओर केंद्र के आवरण का निर्माण करती है, पूरा का पूरा केंद्र का आवरण है। और आपने देखा कि सबसे पहला पार्ट अपन केंद्रक झिल्ली या जो मेम्ब्रेन है या आउटर पार्ट है वो लेके चल रहे हैं। अगर आप देखते हो तो इसको ये आवरण है दो प्रकार का, देखो यहाँ पे बाहरी आवरण है और ये आंतरिक है। बाहर वाला जो है वो पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला भाग है, और जिसके ऊपर क्या चिपके हुए आपके सारे के सारे राइबोसोम से निर्मित भाग है। सबसे बाहर वाला जो भाग होता है वो किसका होता है, राइबोसोम से निर्मित, ईआर के साथ एकदम से सतत रूप से चलता हुआ राइबोसोम का पार्ट है। और अंदर वाला जो भाग होता है, इनर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्र की आंतरिक जो भित्ति है ये वाली, इसके ऊपर कुछ भी भाग नहीं पाया जाता। यहाँ पे राइबोसोम वगैरह अंदर की तरफ नहीं मिलते हैं। इसीलिए केंद्रक झिल्ली की अगर बात करते हैं तो ये दोहरी झिल्ली होती है आपकी। कैसी मिलेगी आपको, दोहरी झिल्ली होगी आपकी, दोहरी झिल्ली युक्त भाग होगा। और दोनों की दोनों झिल्लियां, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली की अगर मैं बात करता तो वो ईआर के साथ सतत रूप से राइबोसोम उसके ऊपर क्या मिलेंगे, उपस्थित मिलेंगे। चारों ओर इसके ऊपर राइबोसोम है वो पाए जाते हैं पूरे के पूरे। और अगर मैं बात करता हूं कि इनकी मोटाई कितनी होती है, तो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रोम मोटी होती है आपकी ये,
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इनके बीच में जो आप अगर झिल्ली को देखोगे, जो केंद्रक का आवरण देख रहे हो बाहर वाला, तो हर एक के बीच में यहाँ पे एक छिद्र मिलता है, बीच बीच में छिद्र पाए जा रहे हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। ये केंद्रक छिद्र जो होते हैं ये 10 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच की व्यास वाले होते हैं। और इनमें क्या होता है, ये जो केंद्रक छिद्र होते हैं ये आपके कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में जो आदान प्रदान है उनके लिए पाए जाते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है इनके अंदर, आगे देखिए न्यूक्लियर पोर जो होते हैं इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो प्रोटीन पाई जाती है और उसके इस तरीके से इस पर प्लग बने हुए होते हैं, ये वाले न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के प्लग बने हुए होते हैं। और इन्हीं प्लग को क्या बोलते हैं, एन्यूलस, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एन्यूलस कहा जाता है। और ये एन्यूलस जो होते हैं न्यूक्लियर पोर के साथ जैसे ही एन्यूलस जुड़ जाएगा आपका, न्यूक्लियर पोर के साथ जैसे ही एन्यूलस जुड़ता है तो ये मिलकर बना लेते हैं आपके पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेंगे भाई, पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। और ये पोर कॉम्प्लेक्स एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो क्या काम करती है, यहां से केंद्र के जो द्रव्य है और कोशिका द्रव्य जो है उनके आदान प्रदान के अंदर एक दूसरे को ऐसे सीधे ही आने जाने नहीं दे सकता। इस तरीके से आप बोल सकते हैं एक प्लग का काम करता है बीच के अंदर, कौन, एन्यूलस, एक प्लग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में आदान प्रदान करना है या नहीं करना उसका डिसीजन लेने का काम किसका, यहाँ पे एन्यूलस है, या बोल सकते उसका कार्य करना है एन्यूलस करता है यहाँ पे। अब बारी आती है कि जो ये भीतर वाली झिल्ली जो होती है, ये वाली, ये जो झिल्ली वाला पार्ट होता है इसके ऊपर है वो आपकी कौन सी प्रोटीन, लेमिन प्रोटीन का एक पतला सा जो आप बोल सकते हो जाल पाया जाता है, एक लेप पाया जाता है। और ये लेमन प्रोटीन का काम क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लेमा भी बोलते हैं। लेमन प्रोटीन का जो जाल होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमा। और ये जो न्यूक्लियर लेमा यहाँ पे पाई जाती है अलग अलग प्रकार की आपकी, ये जो न्यूक्लियर लेमा यहाँ पे पाई जाती है, ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे न्यूक्लियर लेमा मिलेगी। और इस न्यूक्लियर लेमा का काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है जो ये क्रोमेटिन जाल जो होता है या आप बोल सकते हो गुणसूत्र जो होते हैं उनको केंद्र की झिल्ली के साथ चिपकाने का काम करती है, कौन, न्यूक्लियर लेमा करती है। और ये किसकी बनी होती है भाई, लेमिन प्रोटीन की बनी होती है। तो बाह्य आवरण की अगर बात करते हैं तो बाह्य आवरण में ये विशेषताएं अपनी पाई जाती है। इसमें से मुख्य याद रखने वाली चीज है कि कॉम्प्लेक्स पोर का निर्माण किससे बनता है, तो कॉम्प्लेक्स पोर याद रख लेना, छिद्र याद रख लेना जिसमें न्यूक्लियर पोर आएगा और एक क्या आएगा आपका एन्यूलस। और एन्यूलस होता क्या है दोस्तों, तो एन्यूलस होती है न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो प्रोटीन होती है उसका एक प्लग होता है जिसको क्या बोलते हैं, एन्यूलस बोलते हैं। और ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट, इसका जो संरचना है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली है। अभी अपन पढ़ते हैं कि केंद्रिका के बारे में, कि केंद्रिका है जो न्यूक्लियोलस है इसका काम क्या होता है और इसकी खोज किसने की, इसके बारे में अपन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट है इसका दोस्तों न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात करें, केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका एक यहाँ पे जो केंद्र के अंदर पाए जाने वाली एक विशेष संरचना होती है जिसका मुख्य काम तो होता है राइबोसोमल संश्लेषण के अंदर आरएनए का निर्माण करना। अगर वहां पे जो आरएनए का संश्लेषण होता है उसका जो मुख्य कार्य है वो भूमिका कौन निभाता है उसके अंदर, केंद्रिका निभाती है। तो इसकी खोज किसने की, सबसे पहली बात आती है तो फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। सबसे पहले फोंटाना ने इसको खोजा था, लेकिन नाम देने वाले जो वैज्ञानिक है वो बोमिन है। बोमिन ने इसका नाम दिया था केंद्रिका और खोज करने वाले कौन है इसके, फोंटाना है। फिर बारी आती है कि ये एक ऐसा आप बोल सकते हो कोशिका के अंदर ऐसा कोशिकांग है जो केंद्र, इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, झिल्ली रहित एक विशेष प्रकार की संरचना होती है और ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से निर्मित होती है। सामान्यतः इसके अंदर ज्यादातर मात्रा में आरएनए और प्रोटीन ही पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर इसका डीएनए भी उपस्थित होता है। डीएनए को भी अपने साथ में रखता है, इसीलिए डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से निर्मित एक संरचना होती है। अब बारी आती है क्या सभी कोशिकाओं में या सभी केंद्रक में एक ही प्रकार की केंद्रिका होती है, एक ही केंद्रिका होती है,
लेकिन सामान्यतः अगर बात करें तो प्रत्येक केंद्रक है अपने साथ केवल एक ही केंद्रिका रखता है। लेकिन अपवाद के अंदर जैसे प्याज आता है जिसके अंदर 4 केंद्रिकाएं भी पाई जा सकती है, या उभयचर की जो ऊसाइड्स कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर हजारों 2000 के करीब आपकी क्या मिल सकती है, केंद्रिका है वो पाई जा सकती है। तो ये इसके अपवाद के रूप में पाए जाते हैं और काम इसका मुख्य क्या होता है, आरआरएनए का संश्लेषण करना। फिर बारी आती है कि जो केंद्रिका होती है इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में बटी होती है जिसको बोलते हैं पास एमोर्फा। एक होता है इसमें पास ग्रेनुलोसा, पास क्रोमेटिक और पास फाइब्रोसा। ये 4 पार्ट के अंदर बटी होती है जो अलग अलग काम के अंदर इसके मिलेंगे आपको। अगला पार्ट इसके अंदर आता है आपका किसका, इसी के अंदर क्रोमेटिन जाल के बारे में अपन पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं क्रोमेटिन जाल के बारे में। तीसरा पार्ट आता है दोस्तों इसका क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल की अगर अपन बात करते हैं तो जो ये अंदर की तरफ बिखरा हुआ जो नेट है, यहाँ पे ये जो दागीनुमा संरचना है इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। ये आपके केंद्रक द्रव्य के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई संरचना रहती है, जो वास्तव में एक तरीके से अपन देखें तो आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं या आनुवांशिक गुणों को जो वहन करने वाली जो इकाई होती है वो यही क्रोमेटिन जाल होते हैं। यहाँ पे अपन देखें तो सबसे पहली बात आती है शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले शब्द दिया था कि क्रोमेटिन जाल होता है भाई, ठीक है। फिर बारी आती है कि बना किसका होता है, तो सामान्यतः डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन 2 प्रकार की होती है, लेकिन ये किसका बना होता है, केवल हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से निर्मित संरचना होती है। डीएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक के रूप में जाने जाते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर इनको आप किसी भी क्षार या विरंजक से रंगते हैं तो ये कलरफुल यानी रंग जाते हैं और रंग कर 2 प्रकार की संरचना बनाते हैं। एक ऐसा भाग जो रंगीन होता है या बोल सकते हो कि गहरा अभिरंजित भाग होता है जिसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला ये हेटेरोक्रोमेटिन का पार्ट होता है। ये वाला जो यहाँ पे मिल रहा है आपको ये हेटेरोक्रोमेटिन होता है। और ऐसा भाग जो हल्का विरंजित होता है, हल्का सा रंगीन होता है, वो क्या होता है आपका यूक्रोमेटिन पार्ट। जो अंदर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ जो मिल रहा है आपको वो कौन सा मिलेगा आपको, यूक्रोमेटिन भाग। यहाँ पे देख रहे हो कि ये यूक्रोमेटिन पार्ट होता है, ये आनुवंशिक रूप से क्या होता है, सक्रिय पार्ट होता है, जबकि जेनेटिकल रूप से जो निष्क्रिय पार्ट होता है वो कौन सा होता है आपका, हेटेरोक्रोमेटिन भाग जो होता है। ये वाला पार्ट जो होता है आपका क्या होता है, आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय भाग होता है। कहां पर मिलेगा, परिधि के ऊपर पाया जाने वाला सर्वाधिक भाग कौन सा होता है आपका, यही मिलेगा। जबकि केंद्रीय भाग के अंदर पाया जाने वाला जो भाग होगा वो कौन सा होगा आपका, यूक्रोमेटिन पार्ट होता है इसके अंदर। फिर बारी आती है यहाँ पे कि भाई ये काम क्या करता है, कार्य क्या होता है क्रोमेटिन जाल का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रोमेटिन जाल का कार्य तो आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं उनका संग्रहण करते हैं, या बोल सकते हो कि एक तरीके से स्टोरेज जो आपके आनुवांशिक जेनेटिक जो मटेरियल का होता है या जेनेटिक जो भी आपके सूचनाएं होती है उनका जो संग्रहण है एक तो वो होता है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम भी किनका होता है, इन्हीं का होता है। और केंद्र के विभाजन के समय ये सहायता प्रदान करते हैं, या बोल सकते केंद्र का विभाजन होता है उस समय ये गुणसूत्रों के अंदर क्या है, बदल जाते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय ये किसके अंदर बदल जाते हैं, तो गुणसूत्रों में। तो आपसे ये पूछ लेते हैं गुणसूत्रों में निर्मित या गुणसूत्रों में परिवर्तन होने वाला जो पार्ट होता है केंद्र का वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है आपका क्रोमेटिन जाल। ही एक ऐसा पार्ट है जो केंद्र का ऐसा पार्ट जो गुणसूत्र के अंदर बदल जाता है। और अभी अपन आगे गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं कि गुणसूत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्या इसके बारे में संरचनाएं होती है, अलग अलग जीवों में कैसे प्रकार के विभिन्न गुणसूत्र मिलते हैं, उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, आगे बात आती है गुणसूत्र की। देखिए अपन ने जो केंद्र के अंदर देखा था कि गुणसूत्र है केंद्र के अंदर, क्रोमेटिन जाल जो आपने देखा था इस प्रकार की संरचना केंद्र के अंदर पाई जाती है जाल के रूप में। जो क्रोमेटिन जाल है वही जाल अगर एक तरीके से संगठित हो जाए, अच्छे से कुंडलित हो जाए, तो एक गुणसूत्र का निर्माण करता है। जो इस प्रकार की एक आपकी संरचना होती है, इस प्रकार के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो संगठित और कुंडलित संरचना ही क्रोमेटिन जाल की क्या कहलाती है, गुणसूत्र बोलते हैं। बात आती है इसकी खोज किसने की, तो सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति है स्ट्रोसबर्गर ने इसको खोजा था कि गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इसका नाम देने वाले व्यक्ति कौन है, वाल्डेयर। जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि गुणसूत्र का नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वाल्डेयर है वो इसके नामकरण करने वाले होते हैं, ठीक है। अब बारी आती है देखो संगठित और कुंडलित क्रोमेटिन तंतु जो थे आपके, क्रोमेटिन फाइबर जो थी ये वाले, यही क्या कहलाते हैं आपके, गुणसूत्र कहते हैं इन्हीं को। और गुणसूत्र को कलर्ड बॉडी भी कहा जाता है।
रंजित, अपन ने पढ़ा था कि इनको क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित किया जा सकता है। एसिटोकार्बिन अगर आपको पूछ लिया जाए तो जो एक आता है एसिटोकार्बिन, एसिटोकार्बिन जो होता है इससे इनको अभिरंजित किया जा सकता है, कलरफुल हो सकते हैं ये। तो इसका मतलब इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको कलर्ड बॉडी भी इनको कहा जाता है। काम क्या करते हैं ये, तो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि आनुवांशिकता के वाहक जीन जो होती है इनके ऊपर पाई जाती है, और जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का काम कौन करते हैं, आपके गुणसूत्र करते हैं। अब बारी आती है कि अब गुणसूत्र की साइज क्या होती है, आकार इनका क्या मिलेगा। तो आकार की अगर बात करें तो 0.25 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक इनकी आकार होता है। अगर बोले छोटे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो आपके पक्षी वगैरह है या कवक या फंगस जो होती है उनके अंदर क्या मिलेंगे, आपको छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 0.25 माइक्रोन के होते हैं। और बड़े गुणसूत्र है वो आपके ट्रिलियम पादप जो होते हैं उनके अंदर मिलेंगे जो 30 माइक्रोन के होते हैं। बात आती है कि मानव में गुणसूत्रों का आकार क्या होता है, तो मानव में लगभग 5 माइक्रोन आकार के गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। और ड्रोसोफिला जो आपकी फल मक्खी होती है उसके अंदर 3 माइक्रोन आकार के क्या मिलेंगे, आपको गुणसूत्र आपको मिलेंगे। अब बारी आती है गुणसूत्रों की संख्या सभी में क्या एक जैसी होती है, तो बात आती है कि गुणसूत्र है एक निश्चित जाति के अंदर निश्चित संख्या में होते हैं। इनकी संख्या घटती या बढ़ती, जैसे मानव के अंदर 46 होते हैं तो ये फिक्स संख्या होती है, ये 46 ही मिलेंगे आपको। इसकी संख्या ना तो घटेगी ना इनकी संख्या बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर संख्या की बात करें तो संख्या प्रत्येक जाति में हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। अब प्रत्येक जाति में निश्चित हो रहती है, इसका निर्धारण होता है किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है आपका मियोसिस जो चलता है इसके अंदर। तो मियोसिस के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, इसके अंदर समान रहती है। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या है, समान नहीं रहती। फिर आपके गुणसूत्र हैं वो बढ़ते जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। तो अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है, इसलिए मानव के 46 गुणसूत्रों से जो गेमेट बनते हैं, युग्मक जो बनते हैं वो 23 गुणसूत्र वाले बनते हैं आपके। ठीक है, फिर बारी आती है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, सबसे कम किसमें है। तो सबसे कम गुणसूत्र की अगर अपन बात करते हैं तो पादपों के अंदर जो म्यूकर होता है आपका, म्यूकर एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ये आपका एक जो म्यूकर जो होते हैं एक तरीके से आप कवकों के अंदर बोल सकते हैं, कवक जो होता है म्यूकर उसी के अंदर होता है, जिसके अंदर गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी होती है, केवल 2 पाई जाती है। 2n इक्वल टू कितने होते हैं, केवल 2 ही गुणसूत्र है उसके अंदर मिलेंगे। और अगर जंतुओं की बात करें तो एस्केरिस जो होता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2 पाई जाती है। तो पादपों के अंदर म्यूकर और जंतुओं के अंदर एस्केरिस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2-2 मिलेगी। दोनों के अंदर सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले गुणसूत्र और सर्वाधिक संख्या में अगर गुणसूत्र पाए जाते हैं तो पादपों के अंदर होता है ऑफियोजियोसम। ऑफियोजियोसम प्लांट जो होता है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 1260 2n इक्वल टू 1260 आपको मिलेगी। 1260 गुणसूत्र उसके अंदर मिलेंगे। जबकि जंतुओं की अगर बात करते हैं तो जंतुओं के अंदर ओलकेंथा जो प्रोटोजोआ आपका होता है उसके अंदर ओलकेंथा के अंदर कितने होते हैं, 1600 गुणसूत्र है वो मिलेंगे 2n इक्वल टू। और मानव की अगर बात करें तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, 46 होती है। 46 प्रकार जो 46 गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं 23 जोड़े के अंदर। अब बारी आती है कि गुणसूत्र की संरचना क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं वो अपन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ दोस्तों, गुणसूत्र की अगर संरचना की अपन बात करते हैं तो देखिए एक ये स्ट्रक्चर आपको गुणसूत्र की संरचना आपको दिखाई दे रही है। सामान्यतः अगर गुणसूत्र देखें तो इस प्रकार की संरचना वाला होता है, बेसिक अगर अपन देखते हैं। लेकिन अपन ने जो गुणसूत्र पढ़े हैं या देखे हैं तो वो अपन इस प्रकार की आकृति वाले देखते हैं जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें, अगर ये संरचना आपको कभी दिखाई देती है तो जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका जब विभाजित होती है, कोशिका का विभाजन होगा उस समय ऐसी संरचना आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था कोशिका विभाजन की किस अवस्था में मिलती है आपको, मेटाफेज अवस्था जब मिलती है उस समय आपको ये एक संरचना दिखाई देती है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गुणसूत्र की संरचना का अगर प्रारूपिक अध्ययन किया जाता है तो वो किस संरचना में किया जाता है, तो किस में करते हैं भाई, मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। और उस मेटाफेज अवस्था के अंदर 2 क्रोमेटिड आपके मिलेंगे इस तरीके से, 2 क्रोमेटिड। जैसे ही मेटाफेज के बाद में आपकी अगली अवस्था आती है एनाफेज,
तो एनाफेज अवस्था के अंदर ये क्रोमेटिड सिंगल हो जाते हैं, एकल क्रोमेटिड मिलेंगे आपको, एक एक क्रोमेटिड हो जाएंगे एनाफेज अवस्था के अंदर, जहां पर कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र है वो अलग अलग आपके विभिन्न भागों के अंदर दोनों और सेंट्रोमियर की आपके जो मिलेंगे उनकी तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो वो अपन देखते हैं। फिर अपन देखते हैं कि ये जो गुणसूत्र की संरचना होती है, इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं टीलोमियर। ये टीलोमियर क्या होता है कि दो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने नहीं देता, चिपकने से रोकने का काम किसका होता है भाई, टीलोमियर का होता है यहाँ पे। फिर अपन देखें इसकी बाहरी जो संरचना होती है, बाहरी जो झिल्ली होती है उसको कहते हैं यहाँ पे पेलिकल, बाहरी झिल्ली होती है। ये दोनों के दोनों ही जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, यानी आप बोल सकते हो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इनका कोई जेनेटिक मटेरियल के अंदर काम नहीं है। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं आपके क्रोमोमियर्स, जो यहाँ पे ये मिलते हैं आपको मणिका के रूप में मिलने वाले हैं क्रोमोमियर। इनके अंदर पाए जाने वाले जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, जो इनके अंदर भरा होता है। और यहाँ पे इसमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मिलेगा, प्राथमिक संकीर्ण के रूप में जाना जाता है। अगर दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ाव स्थल को क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्ण के रूप में, या इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। गुणसूत्र का बिंदु जिसको अपन कहा जाता है वो सेंट्रोमियर होते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कई गुणसूत्र, कुछ गुणसूत्र क्या होते हैं कि उसमें द्वितीयक संकीर्ण भी मिलता है, और द्वितीयक संकीर्ण जैसे ही आता है उसके बाद में आगे वाला खंड है वो छोटे, आगे वाला भाग छोटे खंड में बढ़ जाता है और उस खंड को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कहा जाता है। ये कुछ ही गुणसूत्रों के अंदर पाए जाने वाली संरचना होती है। जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट मिलता है उन गुणसूत्रों को बोलते हैं सेट क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रोमेटिड पर बहुत सारे मणिकाकार स्ट्रक्चर मिलती है, ये वाली जो मणिकाकार स्ट्रक्चर मिलती है, और इन मणिकाकार स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर कहा जाता है। वैसे अगर देखें तो ये क्रोमोमियर जो आपको दिखते हैं, ये जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन जब होता है उसकी लिप्टोटीन अवस्था जो होगी, उस लिप्टोटीन अवस्था के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इन्हीं क्रोमोमियर के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी जीन, इन्हीं के अंदर क्या मिलती है, जीन है वो प्रेजेंट होती है, वो इनके अंदर पाई जाती है। अगर आप बात करते हैं दो क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर जुड़े होते हैं और उस स्थान को क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रोमियर कहा जाता है। ये वाला और ये वाला क्रोमेटिड जब जुड़ते हैं तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर के रूप में जाना जाता है। फिर बारी आती है कुछ गुणसूत्रों के अंदर द्वितीयक संकीर्ण बन जाता है। द्वितीयक संकीर्ण बन जाने के छोटा खंड सैटेलाइट के रूप में मिलता है आपको, जो एक छोटा खंड लास्ट में बनता है वो क्या बनता है इसमें, सैटेलाइट। और जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम। या आप बोल सकते हो द्वितीयक गुणसूत्र जो होता है, द्वितीयक संकीर्ण होता है, वो किसके कारण बनता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो जिसके पास में होता है वहां उन गुणसूत्रों के पास में द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। केंद्र के अंदर न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो जिस क्रोमेटिन धागे के पास में आपके गुणसूत्र बनते हैं, जहां पर न्यूक्लियोलस होता है वहां पे NOR रीजन पाया जाता है, और उसी रीजन के साथ में क्या बनता है, द्वितीयक संकीर्ण। और NOR रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, इसके रूप में जाना जाता है। तो बात आती है कि NOR रीजन वाले गुणसूत्र होते कौन से हैं, या ऐसे गुणसूत्र जिनके अंदर द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है वो कौन से होते हैं। तो मानव के 13, 14, 15 नंबर के गुणसूत्र और 21, 22 नंबर वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। ये NOR रीजन वाले गुणसूत्र होते हैं यहाँ के सारे। अब बात करते हैं इसके, जो देखो दिखा हुआ है कि शीर्ष का जो भाग होता है टीलोमियर, ये क्या होता है, शीर्ष भाग होता है, इसकी बाह्य झिल्ली ये पेलिकल होती है, और अंदर पाया जाने वाला पदार्थ इसके अंदर क्या होगा, आपका मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे देर का कि टीलोमियर जो गुणसूत्र को आपस में चिपकने नहीं देता, टीलोमियर जो पार्ट होता है ये दो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकने का क्या करता है, काम करता है। और अपन बोल सकते हैं कि टीलोमियर ही गुणसूत्रों के अंदर आयु के बारे में बताता है, एजिंग का कार्य करता है। एजिंग की अगर बात आती है या आयु वाहक की अगर बात आती है तो वो कौन सा भाग होता है गुणसूत्र का, तो एजिंग का काम भी कौन करता है, इसके अंदर टीलोमियर करता है। तो ये सामान्य एक संरचना होती है गुणसूत्र की। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर गुणसूत्र की आणविक संरचना क्या होती है, कि क्रोमोमियर है वो किसके बने होते हैं, आपके जो आपके क्रोमोमियर आपके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा पार्ट इसके अंदर काम आएगा, कैसी ये संरचना होती है, कौन सा पार्ट होगा, वो अपन देखते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं।
हाँ दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है उसकी आणविक स्ट्रक्चर, आणविक संरचना है वो कैसी होती है। तो देखिए, क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं तो आणविक संरचना की अगर बात करें तो गुणसूत्र है वो किससे मिलकर बने होते हैं। एक तो उसके अंदर डीएनए पाया जाता है और दूसरी उसके अंदर क्या मिलती है आपको, हिस्टोन प्रोटीन है वो इसके अंदर पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर जो गुणसूत्र है वो आपके सामान्यतः बने हुए होते हैं जो जीन के वाहक का काम करते हैं यहाँ पे। अब देखें तो डीएनए है जो अपन पढ़ेंगे आगे कि ये इस कैसा होता है, बाई हेलिक्स द्विकुंडलित संरचना होती है या द्विसूत्रीय संरचना पाई जाती है गुणसूत्र की, जो बाई हेलिक्स जिसको अपन बोलते हैं तो वो पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे कि हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो यहाँ पर 5 प्रकार की होती है। हिस्टोन प्रोटीन है वो आपको कितने टाइप की मिलेगी, यहाँ पे 5 प्रकार की मिलेगी। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं, H1 प्रकार की मिलती है, H2A प्रकार की मिलती है, H2B प्रकार की मिलेगी, H3 और H4 प्रकार की। ये 5 प्रकार की इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब पांचों प्रकार के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोटीन आपकी है H1 है, H2BA है आपकी, H2B होती है यहाँ पे, ये मिलकर बनी होती है लाइसीन प्रोटीन से। ये किसकी बनी होती है भाई, लाइसीन जो प्रोटीन होती है आपकी उससे मिलकर बनी होती है। जबकि H3 और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बनी होती है यहाँ पे आर्जिनिन। आर्जिनिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है एमिनो एसिड के रूप में। तो वो एमिनो एसिड वाली प्रोटीन से मिलकर किसकी बनी होती है, H3 और H4 बनती है आर्जिनिन प्रोटीन से। जबकि H1, H2A, H2B किसकी बनती है यहाँ पे, लाइसीन प्रोटीन से निर्मित होती है। ये इनके बारे में संरचना। अब बात करते हैं जो गुणसूत्र में इनकी क्या विशेष योगदान क्या होता है, संरचना की बात करें तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं H1 प्रोटीन है आपकी, H2A, H2B, H3 और H4। यहां पे ये जो 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है ये डबल होकर एक अष्टक का निर्माण करती है। चारों की चारों डबल हो जाएंगी, 8 बनेंगी और आठों की आठों एक जगह जुड़कर इस तरीके की एक संरचना का निर्माण करती है जिसको क्या कहा जाता है, अष्टक या ऑक्टेव के रूप में जाना जाता है। ये अष्टक जो होता है, इसी अष्टक के ऊपर जो डीएनए का खंड होता है वो लिपटा हुआ होगा यहाँ पे। इसी अष्टक के ऊपर इस तरीके से डीएनए है वो एक पूरा कुंडलन करके दूसरा कुंडलन है वो पूरा नहीं करता है इसके अंदर, यानी डीएनए का ये एक कुंडलन मिलेगा। डीएनए का जो खंड है, डीएनए का जो खंड है वो इसके ऊपर कुंडलित हो जाएगा। और अगर कुंडलन की बात करें तो वो कुंडलन होता है इसमें एक पूरा और दूसरा 3/4 मिलेगा। 1 और 3/4 कुंडलन है वो डीएनए का इसके ऊपर पाया जाता है। अब अगर डीएनए इसके ऊपर से फिसल ना जाए तो फिसलने से रोकने के लिए इसके ऊपर जो आपकी बची हुई H1 प्रोटीन है वो इसके ऊपर पाई जाती है। इस तरीके से H1 प्रोटीन है वो इसके ऊपर लगी हुई मिलती है ऐसे। ये H1 प्रोटीन का एक खंड है वो इसके ऊपर लगा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से एक संरचना अपन को नई दिखाई देती है जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है आपकी, उसके जो ऑक्टेव अष्टक होते हैं उनके ऊपर डीएनए का जो खंड है, डीएनए का सूत्र है वो इसके ऊपर लिपटा हुआ मिलेगा। और उसको फिसलने के रोकने के लिए H1 प्रोटीन है उसके ऊपर एक कवरिंग या कैप का काम करती है। और जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस संरचना को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस संरचना को क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियोसोम। तो इसका मतलब आपको ये बोल दे कि भाई न्यूक्लियोसोम संरचना है वो किससे निर्मित होती है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का एक जो खंड बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ऐसे ही बहुत से न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं। 2 न्यूक्लियोसोम को अगर आपस में अपन जोड़े, यहाँ पे अगर देखते हैं कि 2 न्यूक्लियोसोम, ऐसी एक संरचना और हो जाएगी इस तरीके से जिसके अंदर डीएनए का जो खंड है इसी तरीके से एक डीएनए का खंड इसके ऊपर लिपटा हुआ मिलेगा आपको इस तरीके से। ये लो जी, एक डीएनए का खंड, यानी एक न्यूक्लियोसोम ये वाला है आपका और एक न्यूक्लियोसोम कौन सा है, ये वाला। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम जो करती है वो करता है लिंकर डीएनए। ये वाला जो बीच में पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए का खंड ये कहा जाता है। तो 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने का काम लिंकर डीएनए करता है। इस प्रकार एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ता है। ऐसे ही 5 से 7 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़कर सोलिनॉइड नाम की एक संरचना का निर्माण करते हैं। ऐसे ही 5 से 7, अगर मैं 5 से 7 न्यूक्लियोसोम की अगर बात करता हूं
5 से 7 अगर न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं तो ये 5 से 7 आपस में जुड़कर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं और उस संरचना को कहा जाता है सोलेनोइड। एक संरचना बनती है सोलेनोइड, और ये सोलेनोइड संरचना ही किसका निर्माण करती है? ये जो आपको क्रोमोमियर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका निर्माण करती है। जो यहाँ पे आपको एक मणिकाकार संरचना मिलती है, तो ये सोलेनोइड ही आपस में मिलकर मणिकाकार संरचनाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये एक डीएनए आपका जो गुणसूत्र होता है, इसकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है वो इस प्रकार की इसके अंदर होगी आपकी। तो एक विशेष प्रकार की संरचना जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम होते हैं और जिसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? सोलेनोइड मिलते हैं। अपन इसके आगे पढ़ते हैं डीएनए गुणसूत्र के प्रकार, कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और विशेष प्रकार के गुणसूत्र कौन से होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, लास्ट आता है अपना गुणसूत्र के अंदर उसके टाइप्स। तो देखिए टाइप की अगर बात करते हैं तो सेंट्रोमियर की स्थिति कहां पर होगी उसके आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर सबसे पहली टाइप आती है जिसके अंदर आकृति के आधार पर गुणसूत्रों को बांटा गया है। सबसे पहला आता है जिसको बोलते टीलोसेंट्रिक, यानी ऐसा गुणसूत्र जिसके अंदर जो सैटेलाइट पॉइंट आप बोल सकते हो वो इसके टॉप के ऊपर होगा, ये वाली टाइप। इसको आई शेप भी कहा जाता है, यानी टीलोसेंट्रिक जो होते हैं वो इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जिनको आई शेप के अंदर लिखा जाता है। दूसरे आते हैं जिनको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, जिसके अंदर जो गुणसूत्र का सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा और जो गुणसूत्र है वो आपका जे शेप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हल्का सा जे शेप आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आता है इसके अंदर मेटासेंट्रिक, मेटा का मतलब होता है बीच के अंदर। तो ऐसे गुणसूत्र जिसके अंदर सेंट्रोमियर ठीक बीच की स्थिति के अंदर होगा वो वी शेप प्रकार के आपके गुणसूत्र मिलेंगे, वो कौन से होते हैं आपके? मेटासेंट्रिक। और चौथा पार्ट होता है सब मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर हल्का सा मध्य में ठीक ना होकर इधर उधर हो सकता है। एल शेप वाले गुणसूत्र जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? सब मेटासेंट्रिक के अंदर आते हैं। तो आकृति के आधार पर जिसमें सेंट्रोमियर की स्थिति ऊपर नीचे किधर हो सकती है उसके आधार पर गुणसूत्रों को अपन 4 भागों में बांटते हैं। उसके बाद में बारी आती है कि कार्य के आधार पर अपन गुणसूत्रों को कितने कार्य भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए अगर कार्य की बात करें तो मानव की अगर मैं बात करता हूं तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपकी? 46, यानी अपन बोलते हैं इनको 23 जोड़े, 2n = 46, यानी 23 जोड़े जो गुणसूत्र हैं वो मानव के अंदर पाए जाते हैं। अब 23 जोड़े के अंदर से कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो केवल शरीर का निर्माण करते हैं, उनको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र या देहिक गुणसूत्र। ये संख्या में कितने होते हैं भाई? 22 जोड़े जो होते हैं वो संख्या के अंदर मिलेंगे। 22 जोड़े गुणसूत्र हैं वो संख्या के अंदर मिलते हैं। कौन से? आपके देहिक या कायिक गुणसूत्र। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं। ये सामान्यतः मानव के जीवन के अंदर जितने भी प्रकार के अपन बोल सकते हैं उनके जो जैविक कार्य हैं, कोशिकीय तत्व जितने भी हैं, उनके आधार पे इनको क्या कर दिया? इनके उपनाम भी दिए गए। सोमेटिक क्रोमोसोम के नाम से इनको जाना जाता है। ये सोमेटिक क्रोमोसोम भी इनको कहा जाता है और ए से इनको दर्शाया जाता है। अगर ए से अपन किसी को लिखते हैं तो अपन अगर इन 46 को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे A = कितने होंगे इसके अंदर? 44 पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स के रूप में लिखते हैं, ए के रूप में लिखा जाता है, या सोमेटिक क्रोमोसोम जो शरीर का निर्माण करने का काम करते हैं। तो सभी जीवों के अंदर, अधिकांश जीवों में सभी प्रकार के गुणसूत्र एक जैसे मिलेंगे, केवल कुछ में अंतर होता है। बाकी का जो एक जोड़ा होता है इसके अंदर, ये वाला एक जोड़ा, उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, या इसको हेटेरोसोम के नाम से भी जाना जाता है, या एलोसोम भी इनको कहा जाता है। एलोसोम बोल सकते हैं या हेटेरोसोम भी कहा जाता है। ये गुणसूत्र होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं, मानव के सेक्स डिटरमिनेशन का काम करने का कौन करते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो मानव में और कीट वगैरह जो होते हैं इंसेक्ट, उनके अंदर लिंग गुणसूत्र को X और Y के रूप में लिखा जाता है, जबकि बाकी के जो भी आपके कोडेट्स हैं जैसे पक्षी है, मछलियां है, उभयचर है, रेप्टाइल्स वगैरह जितने भी है, इनके अंदर इनको Z और W से लिखा जाता है। इन्हें सभी के अंदर लिंग गुणसूत्र Z और W से लिखे जाएंगे, जबकि मानव के अंदर किसके अंदर लिखे जाते हैं? X और Y के अंदर लिखे जाते हैं। अगर X गुणसूत्र है तो वो महिला या मादा का निर्माण करता है, जबकि Y गुणसूत्र है वो किसके अंदर पाया जाता है? पुरुष के अंदर, यानी पुरुष का निर्माण करने का काम करता है इसके अंदर। तो महिला के अंदर इनकी संख्या XX होती है और पुरुष के अंदर इनकी संख्या क्या होती है? X और Y मिलेगी आपको।
तो ये इसके अंदर होते हैं जो कार्य के आधार पर गुणसूत्रों को बांटा जाता है। अब बारी आती है, कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका बहुसूत्री गुणसूत्र, या जिसको पोलिटीन गुणसूत्र कहा जाता है। ये पोलिटीन गुणसूत्र को खोज करने वाले वैज्ञानिक बाल बनी है। इन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला जो मक्खी आती है उसकी लार ग्रंथियों में इसको देखा था। होता क्या है, जो पोलिटीन गुणसूत्र है वो एक विशेष प्रकार का गुणसूत्र होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोशिका का जब विभाजन होता है अर्धसूत्री, उस समय गुणसूत्रों का गुणन तो होता है, लेकिन सेंट्रोमियर जो होते हैं उनका विभाजन नहीं होता। और जैसे सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होगा तो जो तंतु है, फाइबर है, इनकी संख्या क्या है, बढ़ती जाती है। और संख्या बढ़ जाने पर गुणसूत्र है एक विशेष प्रकार का आकार ले लेगा, आकार में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, और एक विशेष प्रकार का पफ, जिसको बाल बनी पफ कहा जाता है, एक विशेष संरचना का निर्माण कर लेता है। और यही जो आपका गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, इसी गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, पोलिटीन गुणसूत्र के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका कौन सा, लेम्प ब्रूस गुणसूत्र। लेम्प ब्रूस गुणसूत्र को बताने वाले रॉबर्ट रिस्कोट है, आपके रुकर्ट वैज्ञानिक है जिन्होंने इनके बारे में बताया था। और ये जो आपका गुणसूत्र है, ये लेम्प ब्रूस गुणसूत्र है, वो देखा गया था जो oocytes कोशिकाएं होती है, अंडाणु कोशिकाएं होती है एम्फीबिया उभयचर के अंदर, उनके अंदर इसको देखा था रुकर्ट ने। होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि डीएनए जो होता है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ज्यादा मात्रा में वृद्धि होने पर ये डीएनए इस क्रोमेटिड के ऊपर क्या होगा, लूप के अंदर बदल जाता है, और देखने पर ऐसा लगता है लेम्प का जो ब्रूस होता है साफ करने वाला, उसके जैसा गुणसूत्र है वो देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको लेम्प ब्रूस गुणसूत्र कहा जाता है। ये आपके दो प्रकार के विशेष प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका गुणसूत्र कंप्लीट होता है, यानी अपन केंद्रक के बारे में पढ़ रहे थे, यहां पर आपका आकर केंद्रक है वो कंप्लीट हो जाता है केंद्रक के बारे में। बाकी डीएनए आरएनए वगैरह जो संरचनाएं हैं वो अपन आगे अलग पार्ट के अंदर देखेंगे। अभी अपन इससे आगे आज की क्लास में अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले के आपके 2 वीडियो बन चुके हैं कोशिका के ऊपर, उसके जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको इसके अंदर अगर कोई सुझाव देना तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।